हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग हाइड्रोजन के बारे में पढ़ रहे थे। तो हाइड्रोजन का इंट्रोडक्शन हो गया था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल हो गया था। अब आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में। तो सर सबसे पहले आइसोटोप्स का मतलब बताओ, उसके बाद हाइड्रोजन का आइसोटोप्स बताना। तो बेसिकली समझो आइसोटोप्स होते क्या है। आइसोटोप्स, अगर आइसोटोप्स की बात करें, अगर तुम इसको ब्रेक करोगे तो आइसो प्लस टोप्स में ब्रेक होगा, मतलब टूटेगा। आइसो का मतलब क्या होगा सर? इसका मतलब होता है सेम। टोप्स का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, मतलब ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, उसे आइसोटोप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए और एटॉमिक मास डिफरेंट होना चाहिए, उसे आइसोटोप्स बोलेंगे। अब हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3 होते हैं। नाम जरा समझते हैं। प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम को ऑर्डिनरी हाइड्रोजन भी कहते हैं, ड्यूटीरियम को हैवी हाइड्रोजन कहते हैं, ट्रिटियम को ट्राइटियम ही कहते हैं। ठीक है, अब ये 3 हाइड्रोजन हो गए, मतलब 3 आइसोटोप्स हो जाएंगे हाइड्रोजन के। अगर इनके सिंबल की बात करें तो 1H1 होगा प्रोटियम का, या फिर 1P1 लिख लेंगे। ड्यूटीरियम का 1H2 होता है, या फिर 1D2 लिख लो। ट्राइटियम का होता है 1H3 या 1T3 लिख लो। तो ये इसके आइसोटोप्स हो जाएंगे और ये इसका सिंबल हो जाएगा। जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। प्रोटियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 1 होगा। ड्यूटीरियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 1 होगा। ट्राइटियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 1 होगा। कैसे पता? देखो, ये जो नीचे लिखा गया है ना, ये एटॉमिक नंबर है, और जो ऊपर लिखा गया है 1 2 3, ये इसका एटॉमिक मास हो जाएगा। तो इस तरीके से इनका एटॉमिक नंबर अगर देखोगे तीनों का, तो 1 1 1 है, जो कि सेम है। अब ए का मतलब होता है एटॉमिक मास, तो इसका एटॉमिक मास जो है प्रोटियम का 1 है, ड्यूटीरियम का 2 है, ट्राइटियम का 3 है। तो 1 2 3 है। देखो, इसका एटॉमिक नंबर सेम हो गया और मास क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। तो इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे के क्या है? आइसोटोप्स होंगे। अब बात करते हैं एग्जैक्ट एटॉमिक मास का, मतलब एकदम सही वाला क्या होगा। तो यहां पर लिखा गया 1.008 123, इसका 2.0142, इसका होगा 3.0170, ये होगा। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा H2, इसका होगा D2, इसका होगा T2। अब इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन होता है, तो तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तो तीनों में प्रोटॉन भी क्या होगा? सेम होगा। जब एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होते हैं, तो प्रोटॉन यहाँ पे सब में 1 दिख रहा है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 1 होगा। ठीक, अब इनमें न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो। तो एटॉमिक मास यहाँ पर 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है। 1 में से 1 को माइनस करोगे 0 आ जाएगा। इसमें 2 से 1 को माइनस करोगे 1 आ जाएगा। इसमें 3 में से 1 को माइनस करोगे 2 आ जाएगा। तो ट्राइटियम में न्यूट्रॉन 2 होंगे, ड्यूटेरियम में 1 होगा और प्रोटियम में 0 होगा। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, 1s1 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 होगा। इनके रिलेटिव अबंडेंस की बात करते हैं कि कौन हमारे नेचर में कितना पाया जाता है। तो देख सकते हो सबसे ज्यादा हमारे नेचर में कौन पाया जाएगा? हाइड्रोजन पाया जाता है, जिसको मतलब प्रोटियम या ऑर्डिनरी हाइड्रोजन कहते हैं। 99.984% पाया जाता है। जबकि जो ड्यूटीरियम है हैवी हाइड्रोजन, वो 0.016% पाया जाता है। और जबकि ट्राइटियम जो ये तो बहुत ही कम पाया जा रहा है, 10⁻⁻15%, मतलब सोचो कितना ही कम है। अगर स्टेबिलिटी की बात करोगे तो प्रोटियम ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब स्टेबल होता है। ड्यूटीरियम भी स्टेबल होता है, लेकिन जो अपना ट्राइटियम होता है ये अनस्टेबल होता है। सर ये अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर ये रेडियो एक्टिव होता है, तो यहाँ से बीटा पार्टिकल बाहर निकलता है, इमिट होता है, बाहर निकलता है। तो जो थर्ड आइसोटोप्स होता है हाइड्रोजन का, ट्राइटियम, ये क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव। और रेडियो एक्टिव तो वैसे भी अनस्टेबल होते हैं, उनके न्यूक्लियस में हमेशा डिकम्पोजिशन होता है, जिससे अल्फा बीटा गामा रेज निकलता है। तो सर ट्राइटियम से कौन सा पार्टिकल निकलेगा? बीटा पार्टिकल निकलेगा, जब इसका डिकम्पोजिशन होगा तब। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब जरा यहाँ पर जो आइसोटोप्स गिवन है, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी समझा है, H2, D2, T2, इनके प्रॉपर्टी के ऊपर बात कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर एक चार्ट बनाया गया जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डाटा लिखा गया, लेकिन तुमको ये डाटा याद नहीं करना है, केवल इसको देखकर एनालाइज करना है, जानकारी लेना है और अपने नोट्स में एज इट इज एकदम ऐसे ही बनाना है। ठीक है, समझते हैं। बेसिकली पता ही होगा, प्रोटियम को H2 लिखेंगे डाई हाइड्रोजन,
D2 है ड्यूटेरियम, T2 है ट्राइटियम, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट होगा -259 डिग्री, इसका -2543 डिग्री सेल्सियस, इसका होगा -252.4 डिग्री सेल्सियस। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है कि मतलब इतने टेम्परेचर पे ये मेल्ट होंगे। बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे गिवन है, ये इनका बॉइलिंग पॉइंट होगा कि इतने टेम्परेचर पे ये बॉयल हो जाएंगे। अब जरा इनकी Bl का मतलब बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे डी भी हो सकता है, इसको ऐसे दिखा सकते हैं बॉन्ड लेंथ में, डी सिंगल बॉन्ड डी, डी सिंगल बॉन्ड टी, ठीक है। अब जरा बात को समझो, अगर हम हाइड्रोजन से ड्यूटेरियम की तरफ चले, ड्यूटेरियम से ट्राइटियम की तरफ चले, तो मॉलिक्यूल हैवी होगा। सर क्यों हैवी होगा? क्योंकि इनका मास ज्यादा होगा। अगर हम प्रोटियम के कंपेयर में ड्यूटेरियम की बात करेंगे तो ड्यूटेरियम का मास प्रोटियम से ज्यादा होगा और ट्राइटियम का मास ड्यूटेरियम से ज्यादा होगा, ठीक है। तो मास ज्यादा होने पे मॉलिक्यूल हैवी होता है, और मॉलिक्यूल हैवी होगा तो बॉन्ड ज्यादा छोटा बनाता है, शॉर्टर बॉन्ड बनाता है। तो लेकिन फिर भी इसका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डाटा लिखा गया है, तो इनके जो बॉन्ड लेंथ होते हैं वो 74 पिकोमीटर या 74.14 पिकोमीटर, और इसका भी 74.14 पिकोमीटर तुम लिख सकते हो, और इसमें भी उतना ही मतलब बॉन्ड लेंथ पाया जाता है। तो ऑलमोस्ट मान के चलते हैं कि सबका बॉन्ड लेंथ सेम है, ठीक है, मान के चलते हैं। लेकिन मैंने बता दिया कि हाइड्रो T2 है ये हैवी होगा, D2 भी हैवी होगा इनके कंपेयर में, तो हैवी होने के कारण इनका बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होता है। अब जरा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करते हैं। सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका है? सबसे ज्यादा इसका है, ट्राइटियम का। और देखो हाइड्रोजन के कंपेयर में इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है प्रोटियम का 436 है, जबकि D2 का कितना है? 443 है, और T2 का कितना है? 446 है। तो ये इनके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होंगे। अब वैसे हम ट्राइटियम को छोड़ रहे हैं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, तो इसको अगर छोड़ की बात करें तो H2D2 में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? तो बेसिकली यहाँ पर देख लो कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है मतलब बॉन्ड उतना आसानी से ब्रेक नहीं होगा, और बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होगा तो उतना आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब जरा इनके हीट ऑफ फ्यूजन या वेपोराइजेशन की बात करें तो बेसिकली जो H2 होता है इसका हीट ऑफ फ्यूजन या वेपोराइजेशन मतलब जब ये वेपर में कन्वर्ट होगा तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट यानी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उसी को बोलेंगे हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो बेसिकली H2 का कम होता है और T2 का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसका मास ज्यादा होता है, और ये इनका ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा T का होगा, देन इससे कम D का होगा, देन सबसे कम हाइड्रोजन का होगा, इसको प्रोटियम कहते हैं। तो इस तरीके से प्रॉपर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तुम इसका चार्ट नोट्स में बनाओ, ऐड करो, समझो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो।